हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 4 धातुओं और अधातुओं का संसार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यशवंत और आनंदी राजस्थान के एक गांव में रहते हैं। उनके विद्यालय में उन्हें एक परियोजना कार्य दिया गया है, जिसमें उन्हें धातुओं का कार्य करने वाले शिल्पकारों के विषय में जानना है। वे स्थानीय लोहार यानी कि लोहे का कार्य करने वाला व्यक्ति, बच्चों जो लोग लोहे का कार्य करते हैं उन्हें हम लोहार बोलते हैं, के पास जाने की योजना बनाते हैं। यशवंत और आनंदी अपने दादाजी से भी साथ चलने का आग्रह करते हैं, यानी वो अपने साथ में दादाजी को भी चलने के लिए प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। चित्र 4.1 ये देखिए बच्चों, ये चित्र ध्यान से देखिए। यशवंत, आनंदी और उनके दादाजी, और ये लोहार है। आगे पढ़ते हैं। वे दोनों यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि लोहार दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं को कैसे बनाते हैं। वे दोनों एक वृद्ध शिल्पकार सुदर्शन चाचा से वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप यानी बातचीत करते हैं। यशवंत, अब देखिए यशवंत क्या बोलता है। आप सामान्यतः कौन सी वस्तुएं बनाते हैं? अब सुदर्शन क्या बोलते हैं, सुदर्शन चाचा, सामान्यतः हम प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे तवा, बाल्टी, चिमटा एवं कृषि उपकरण तथा फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, जली इत्यादि बनाते हैं। अब आनंदी पूछती है, ये वस्तुएं किस सामग्री से बनती हैं? अब देखिए सुदर्शन चाचा क्या कहते हैं। हम इन वस्तुओं को बनाने के लिए लोहे का उपयोग करते हैं। हम हत्था इत्यादि बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार लकड़ी का भी उपयोग करते हैं। साथ ही हम भट्टियों में लोहे को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग करते हैं। सुदर्शन चाचा भट्टी में लोहे के टुकड़े को गर्म कर रहे हैं। आपने चित्र में देखा, ये देखिए भट्टी है, इसमें लोहा गर्म हो रहा है। आगे चलते हैं। लोहा गर्म होकर सुर्ख लाल हो गया है। वह इसे हथौड़े से जोर जोर से पीटना आरंभ करते हैं। आनंदी आश्चर्यचकित होकर पूछती है, आप इसे क्यों पीट रहे हैं? सुदर्शन, मैं इसे कुल्हाड़ी का आकार देने के लिए पीट रहा हूं। आनंदी, वाह, लोहे के एक टुकड़े को पीटकर चपटा आकार दिया जा सकता है। क्या हम अन्य धातुओं के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? आपके पास भी कुछ ऐसे प्रश्न होंगे बच्चों। आइए अन्वेषण करें कि धातुओं से हम और क्या क्या बना सकते हैं। चलिए 4.1 सामग्रियों के गुण। 4.1.1 आघात वर्धनीयता। फिर से एक बार पढ़िए, आघात वर्धनीयता। क्रियाकलाप 4.1 आइए अब अन्वेषण करें। सावधानी, बच्चों इसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है वह देखते हैं। यह क्रियाकलाप अपने शिक्षक या किसी वयस्क यानी किसी बड़े के निर्देशन में कीजिए। कुछ सामग्रियां एकत्रित कीजिए, जैसे तांबे और एल्युमिनियम के कुछ अनुपयोगी टुकड़े, लोहे की एक कील, कोयले का एक टुकड़ा, मटर के दाने के आकार का सल्फर का एक टुकड़ा और लकड़ी का एक टुकड़ा। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में दिए गए अध्याय पदार्थ हमारे चारों ओर का स्मरण कीजिए, यानी उनको याद करिए, ध्यान दीजिए उन पर, और एकत्रित की गई वस्तुओं के स्वरूप का अवलोकन कीजिए, यानी उन्हें ध्यान से देखिए। क्या वे चमकदार हैं? साथ ही ध्यान दीजिए कि वे कठोर हैं या नरम हैं। अपने अवलोकनों को तालिका 4.1 में अभिलेखित कीजिए, यानी कि तालिका 4.1 इस तालिका में आपको लिखना है। आइए आगे पढ़ते हैं। अब इनमें से प्रत्येक वस्तु को एक एक करके किसी कठोर सतह पर रखिए और हथौड़े से पीटिए। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या वस्तुएं कुछ चपटी हो जाएंगी अथवा टुकड़ों में टूट जाएंगी? अपने अवलोकनों को तालिका 4.1 में अभिलेखित कीजिए। ये देखिए बच्चों, इस चित्र में क्या हो रहा है। हथौड़ी से लोहे की कील को पीटा जा रहा है। नोट, बाजार में सल्फर प्रायः गंधक के नाम से मिलता है। तो बच्चों, आप जो भी आपके साथ वयस्क हैं, आपको वो बाजार से दिलवा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। तालिका 4.1 विभिन्न वस्तुओं अथवा सामग्रियों का स्वरूप, कठोरता एवं उन पर हथौड़े का प्रभाव। चलिए बच्चों, ये क्रम संख्याएं 6 वस्तुएं हैं। वस्तुएं कौन सी हैं? तांबे का टुकड़ा,
एल्युमिनियम का टुकड़ा, लोहे की कील, कोयले का टुकड़ा, सल्फर का टुकड़ा, वो भी मटर के दाने के आकार का, लकड़ी का टुकड़ा। अब आपको क्या देखना है, इसमें द्युतिमय है या द्युतिहीन है, यानी उनमें चमक है या नहीं, कठोर है या नरम है, वो आपको यहाँ लिखना है। हथौड़े से मारने पर प्रभाव, मतलब अगर आप उसे हथौड़ा उस पर मार रहे हैं तो क्या वह चपटा होता है या टूट जाता है। बच्चों, हथौड़ा मारते वक्त आपको सावधानी बरतनी है। अपने साथ किसी वयस्क को जरूर रखना है, अन्यथा आपके हाथ में चोट लग सकती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तालिका 4.1 का विश्लेषण कीजिए। उन वस्तुओं की पहचान कीजिए जो द्युतिमय, द्युतिमय यानी चमक, और कठोर हैं। आप अवलोकन करेंगे कि तांबे, एल्युमिनियम और लोहे से बनी वस्तुएं द्युतिमय और कठोर हैं। धातुओं द्वारा प्रदर्शित द्युति को ही धात्विक द्युति कहा जाता है। तांबे, एल्युमिनियम और लोहे जैसी सामग्रियां धातु कहलाती हैं, जबकि कोयला, सल्फर, लकड़ी द्युतिहीन है और धातुओं के समान कठोर नहीं है। क्या सभी धातुएं कठोर और ठोस होती हैं? वास्तविकता में नहीं। कुछ धातुएं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम इतनी नरम होती हैं कि वे चाकू से काटी जा सकती हैं। पारा एक धातु है जिसे आपने तापमापी में देखा होगा। बच्चों, जब आपको बुखार होता है, बीमार होते हैं, तो आपके घर में ही बड़े लोग या जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो थर्मामीटर लगाते हैं, आपकी जीभ के नीचे या हाथ के बगल में लगाते हैं। उसमें एक चमकदार चीज होती है ना, जो कि यह बताती है कि आपके शरीर का तापमान कितना है। उसी को हम पारा कहते हैं। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। कौन रहता है? पारा। कक्षा 6 की विज्ञान पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन का स्मरण कीजिए। याद करिए उसको। हथौड़े से पीटने पर कौन सी वस्तुएं सपाट हो गई हैं? अब आप देखिए, आपने किन वस्तुओं को हथौड़े से पीटा और वो सपाट हो गई हैं। आपने अवलोकन किया होगा कि कुछ वस्तुएं जैसे तांबे का टुकड़ा, एल्युमिनियम का टुकड़ा और लोहे की कील पीटने पर चपटे हो जाते हैं, जबकि अन्य वस्तुएं व सामग्रियां भिन्न व्यवहार करती हैं, यानी अलग व्यवहार करती हैं। सामग्रियों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो बच्चों, इस वाक्य को आप, अगर बुक आपने ले रखी है हाथ में, तो इस वाक्य को अपनी पेंसिल की सहायता से इस तरीके से अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने यहाँ पर हेडिंग पढ़ी थी, ये जो आपने पढ़ी थी आघात वर्धनीयता, तो इसी को कहते हैं। एक बार फिर दोहराते हैं। सामग्रियों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। अधिकांश वस्तुओं में यह गुण होता है। क्या आप धातुओं से बनी चादरों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? आपने कुछ मिठाइयों पर चांदी का वर्क और खाद्य वस्तुओं को लपेटने हेतु प्रयुक्त एल्युमिनियम पत्रक को देखा होगा। बच्चों, वो जो एल्युमिनियम फॉइल होती है ना, ये उसकी बात हो रही है। एल्युमिनियम पत्रक बोलते हैं उसे हिंदी में। ये इन धातुओं में विद्यमान गुण आघात वर्धनीयता के कारण बनाए जाते हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं। कोयले अथवा सल्फर के टुकड़े ऐसा व्यवहार नहीं दर्शाते हैं। वे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और भंगुर कहलाते हैं। आपको पता है, कोयले और सल्फर जो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएं, उन्हें भंगुर कहते हैं। इसके विपरीत लकड़ी ना तो चपटी चादर में परिवर्तित होती है और ना ही टुकड़ों में टूटती है। अतः लकड़ी ना तो आघात वर्धनीय है और ना ही भंगुर है। समग्र दृष्टि, भारत की सभ्यता की उन्नति में लोहे का प्रभाव। कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे में आपने हड़प्पा वासियों के विषय में पढ़ा होगा। तांबे और सोने जैसी धातुओं का उपयोग करना जानते थे। वे इन धातुओं का उपयोग पात्रों की निर्मिति से लेकर आभूषणों तक अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने हेतु करते थे। वर्तमान समय में लोहा एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग आप अपने आसपास बहुतायत में देखते हैं, परंतु हड़प्पा वासियों द्वारा लोहे के उपयोग का कोई प्रमाण शायद ही उपलब्ध हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोहे का दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के उपयोग में आने में बहुत समय लगा। तथापि बाद के समय में जब लोहे का उपयोग प्रमुखता से होने लगा, तो इसने भारतीय सभ्यता की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उदाहरण के लिए कृषि उपकरण जैसे लोहे से बने हल अपनी सुदृढ़ता के कारण पहले उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से अधिक श्रेष्ठ थे। सामान्यतः यह माना जाता रहा है कि तांबे की खोज लोहे से पूर्व हुई, यानी तांबा जो है लोहे से पहले खोजा गया था। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है बच्चों, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए 4.1.2 तन्यता। तन्यता इस शब्द को ध्यान दीजिए, आगे हम यही पढ़ेंगे। आप धातु के तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? आपने विद्युत परिपथ व्यवस्था यानी विद्युत फिटिंग में तांबे या एल्यूमिनियम जैसी धातुओं के तार देखे होंगे। कुछ आभूषण जैसे चूड़ियां, गले का हार, कानों के झुमके इत्यादि भी धातु के तारों द्वारा बनाए जाते हैं। धातु के तार विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों जैसे वीणा, सितार, वायलिन, गिटार इत्यादि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामग्रियों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें तार में खींचा जा सकता है तन्यता कहलाता है। अब बच्चों इस पंक्ति पर आपको खास ध्यान देना है कि सामग्रियों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें तार में खींचा जा सकता है तन्यता कहलाता है। तन्यता का यह गुण मुख्य रूप से धातुओं में ही पाया जाता है। अब देखिए बालिका क्या कह रही है, सोना इतना तन्य है कि इसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। धातुओं की तन्यता के कारण ही धातु के तारों से चाय छानने की छलनी बनाई जाती है। आइए आगे पढ़ते हैं। क्या आपने कभी कोयले या सल्फर से बने हुए तार देखे हैं? स्पष्ट है कि नहीं देखे होंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोयला और सल्फर तन्य नहीं है। आइए गहन चिंतन देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टील धातु यानी लोहा और अधातु यानी कार्बन का मिश्रण है? पता लगा आपको? ये स्टील धातु जो होता है ये लोहा और अधातु कार्बन का मिश्रण है। इसके तारों से बनी रस्सियां भारी भार का वहन कर सकती हैं। अतः इनका उपयोग झूलते हुए सेतु के निर्माण में और भारी वस्तुओं को उठाने वाली क्रेन में किया जाता है। चलिए 4.1.3 ध्वनिकता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि धातु की चम्मच, धातु की प्लेट या धातु का सिक्का धरातल पर गिरता है तो कैसी ध्वनि उत्पन्न करता है? उनमें कैसी ध्वनि होती है? यह ध्वनि कोयले अथवा लकड़ी के टुकड़े को धरातल पर गिरने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से किस प्रकार भिन्न है? सावधानी देखिए बच्चों, ध्यान रखें कि इस क्रियाकलाप से किसी व्यक्ति या जीव को कोई हानि ना पहुंचे। देखिए ये बालक क्या सोच रहा है, जब मेरी छड़ी लकड़ी या धातु से टकराती है तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि से विभिन्नता के कारण मुझे मार्ग ढूंढने में सहायता मिलती है। आप देख सकते हैं ये बालक दृष्टिहीन है, यानी कि ये देख नहीं सकता और इसके हाथ में एक छड़ी है। और जब इसकी छड़ी धातु या लकड़ी से टकराती है तो ध्वनि से ये बच्चा पहचान लेता है कि ये क्या है। कुछ वस्तुएं लीजिए जैसे धातु का एक चम्मच, एक सिक्का, एक कोयले का टुकड़ा और एक लकड़ी का टुकड़ा। इन्हें एक निश्चित ऊंचाई से एक एक करके नीचे गिराइए। क्या आपने इन वस्तुओं के गिरने से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों में किसी प्रकार के अंतर का अनुभव किया? आपने अवलोकन किया होगा कि धातु का चम्मच और धातु का सिक्का निनाद ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि कोयला और लकड़ी हल्की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। धातुओं का यह गुण जिसके कारण वे निनाद ध्वनि उत्पन्न करते हैं ध्वनिकता कहलाती है। बच्चों इस वाक्य को आप पेंसिल की सहायता से रेखांकित कर लीजिए। ये देखिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे निनाद ध्वनि उत्पन्न करते हैं ध्वनिकता कहलाती है और धातुओं को ध्वनिक प्रकृति का कहा जाता है। आइए देखें, यह नर्तक है। अरे मेरे घुंघरुओं के बजने से होने वाली ध्वनि भी अधातु अरे मेरे घुंघरुओं के बजने से होने वाली ध्वनि भी धातुओं की ध्वनिकता के कारण ही है। अब ये बालिका क्या कह रही है, अब मुझे समझ में आया कि विद्यालय में बजने वाली घंटी की ध्वनि धातुओं की ध्वनिकता के कारण होती है। आइए आगे पढ़ते हैं। ऊष्मा का चालन 4.1.4 है ये। क्या आपने कभी रसोई में खाना पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पात्रों पर ध्यान दिया है? आपने देखा होगा कि जिन पात्रों का उपयोग वस्तुओं को गर्म करने के लिए किया जाता है वे धातुओं से बने होते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के पात्रों को बनाने में किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग
इसके लिए क्यों किया जाता है? आइए पता करें। क्रियाकलाप 4.3 आइए अन्वेषण करें। सावधानी बच्चों, सावधानी पर ध्यान देना है। यह क्रियाकलाप आपके शिक्षक अथवा किसी व्यक्ति के निर्देशन में ही किया जाना चाहिए। गर्म जल का उपयोग करते समय सावधानी रखिए। देखिए बच्चों, यह एक गिलास है, यह धातु का चम्मच है, यह लकड़ी का चम्मच है। गर्म पानी में रखी धातु और लकड़ी का चम्मच। एक कांच का गिलास मेज पर रखिए, इसे गर्म जल से भरिए। लगभग समान आमाप और मोटाई का एक धातु का चम्मच और एक लकड़ी का चम्मच लीजिए। आपको दोनों चम्मच समान लेने हैं, मतलब एक ही मोटाई के हों, एक जैसे लगते हों। चित्र 4.3 के अनुसार दोनों चम्मचों को एक साथ गर्म जल में डाल दीजिए। अब देखिए आपने डाल दिया और कुछ समय के लिए उन्हें स्थिर छोड़ दीजिए। अब ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब सावधानी से दोनों चम्मचों के ऊपरी भाग को स्पर्श कीजिए। अब आराम से इधर और इधर दोनों तरफ आपको देखिए, इधर और यहाँ पे ऊपरी भाग को आपको छूना है, स्पर्श करना है। अब देखिए विचारणीय बिंदु, कौन सा चम्मच अधिक गर्म हुआ? बच्चों सोचिए, बिल्कुल, तो वो चम्मच कौन सा गर्म हुआ होगा? धातु का। कौन सा चम्मच अधिक गर्म हुआ? धातु का। यह प्रयोग हमें दोनों चम्मचों में ऊष्मा चालन के विषय में क्या बताता है? आपने अनुभव किया होगा कि स्पर्श करने पर धातु का चम्मच लकड़ी के चम्मच की तुलना में अधिक गर्म है। भले ही दोनों चम्मच समान समय के लिए जल के समान तापमान में डूबे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ऊष्मा चालन धातु के द्वारा हुआ, जिससे धातु का चम्मच गर्म हो गया। इसके विपरीत लकड़ी के चम्मच में बहुत कम ऊष्मा का चालन हुआ है। किसी सामग्री में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊष्मा के स्थानांतरण को ऊष्मा चालन कहा जाता है तथा ऊष्मा को स्थानांतरित करने वाली सामग्री चालक कहलाती है। अवलोकनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती हैं, जबकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है। अब हम यह समझ सकते हैं कि भोजन पकाने के लिए धातु के पात्रों का उपयोग अधिकतर क्यों किया जाता है और उनके हत्थे लकड़ी अथवा अन्य सामग्रियों से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी का हत्था गर्म नहीं होगा, जो ऊष्मा का चालन नहीं करती। प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण नामक अध्याय में आप इसके विषय में और अधिक जानेंगे। 4.1.5 विद्युत का चालन। क्या आपने कभी किसी विद्युत कर्मी को पेचकस का उपयोग करते देखा है? उसका हत्था किस सामग्री से बना होता है? आपने ये भी देखा होगा कि विद्युत कर्मी काम करते समय रबड़ के दस्ताने और जूते पहनते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? क्रियाकलाप 4.4 आइए अभिकल्पित कर सर्जना करें। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। एक परिचित्र टेस्टर परिपथ जैसे विद्युत परिपथ की अभिकल्पना कर उसे तैयार कीजिए। इसे अध्याय विद्युत परिपथ एवं उसके घटक में दर्शाया गया है। इसी क्रियाकलाप को नीचे सूचीबद्ध सामग्रियों का उपयोग करके दोहराइए और अपने अवलोकनों को तालिका 4.2 में अंकित कीजिए। आप कुछ वस्तुएं एकत्रित कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम पत्रक का एक टुकड़ा, लोहे की एक कील, सल्फर का एक टुकड़ा मटर के दाने के आकार का हो, तांबे का तार, कोयले का टुकड़ा, सूखी लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, रबर से बना रबड़ और नायलॉन की रस्सी का टुकड़ा। पूर्वानुमान लगाइए कि इनमें से कौन सी वस्तु परिच्छिद्र के बल्ब को दीप्त कर सकती है और कौन नहीं। ये देखिए बच्चों, यह तालिका है 4.2 विभिन्न वस्तुओं अथवा सामग्रियों द्वारा विद्युत का चालन। सबसे पहले क्रम संख्या है 1, 2, 3, 4 वस्तु और सामग्री है, जिसमें एल्युमिनियम पत्रक का टुकड़ा है, लोहे की कील है, सल्फर का टुकड़ा है जो कि मटर के दाने के आकार का हो, और एक सामग्री आप स्वयं इसमें जोड़ सकते हैं। अवलोकन, बल्ब दीप्त या अदीप्त। आप इसका अवलोकन करिए, इसमें बल्ब जलता है या नहीं वो आपको लिखना है। विद्युत का सुचालक अथवा कुचालक, वह सुचालक है या कुचालक वो यहाँ पे आपको लिखना है। इसी प्रकार अन्य का भी आपको करना है। आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम, लोहे और तांबे से बनी वस्तुएं बल्ब को दीप्त करती हैं, जबकि सल्फर, कोयला, लकड़ी, पत्थर, रबड़ और नायलॉन की रस्सी से बल्ब दीप्त नहीं होता। क्या आपको क्रियाकलाप 4.4 में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते समय बल्ब के दीप्त होने में कोई समानता क्रम दिखाई दिया? यह देखा गया है कि बल्ब को दीप्त करने वाली सभी सामग्रियां धातु हैं। वे सामग्रियां जो सरलता से विद्युत प्रवाहित करती हैं, उन्हें विद्युत का सुचालक कहा जाता है। इसके विपरीत वे सामग्रियां जो विद्युत प्रवाहित नहीं करती हैं और बल्ब को दीप्त नहीं करती, उन्हें विद्युत का कुचालक कहा जाता है। अतः अब हम समझ सकते हैं कि पेचकस पर प्लास्टिक का आवरण और रबड़ के दस्ताने
विद्युत कर्मी को विद्युत के आघात से बचाते हैं, क्योंकि ये सामग्रियां विद्युत की कुचालक होती हैं। हमने सीखा कि धातुएं सामान्यतः कठोर, द्युतिमय, आघात वर्धनीय एवं तन्य होती हैं तथा ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। आइए जानें कि वायु और जल की उपस्थिति में धातुएं किस प्रकार व्यवहार करती हैं। 4.2 धातुओं पर वायु और जल का प्रभाव। लोहा। प्राय आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तुओं को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देने से उन पर भूरे रंग का निक्षेप विकसित हो जाता है। किन परिस्थितियों में ऐसा होता है? जब ये केवल वायु के संपर्क में आती हैं, जब ये केवल जल के संपर्क में आती हैं, जब ये वायु और जल दोनों के संपर्क में आती हैं। क्रियाकलाप 4.5 आइए प्रयोग करें। सावधानी। लोहे की कीलों के साथ कार्य करते समय सावधानी रखिए। कुछ द्युतिमय लोहे की कीलें लीजिए। यदि आप पुरानी लोहे की कीलों का उपयोग कर रहे हैं तो रेगमाल की सहायता से उनकी सतह पर विकसित भूरे रंग के निक्षेप को रगड़कर हटा दीजिए। स्वच्छ, शुष्क व बंद ढक्कन वाली कांच की 3 बोतलें अथवा डॉट लगी 3 परख नलियां लीजिए। उन्हें क, ख, ग में अंकित कीजिए। बच्चों, इन चित्रों पर आप ध्यान दीजिएगा। 3 लोहे की कीलें लीजिए और प्रत्येक कील पर एक धागा बांधिए। देखिए, हर कील पे एक धागा बांधा गया है। कांच की बोतल का में एक लोहे की कील और थोड़ा सिलिका जेल रखिए और ढक्कन अथवा डॉट को भली प्रकार बंद कीजिए। चित्र 4.4 क। सिलिका जेल वायु को शुष्क बनाता है। कुछ वस्तुओं जैसे बोतलों में रखी दवाओं इत्यादि को नमी से बचाने के लिए उनमें सिलिका जेल की पुड़िया रखी जाती है। कांच की बोतल ख में एक लोहे की कील रखिए। जल को उबाल कर ठंडा कर लीजिए, जिससे जल में विद्यमान घुलनशील गैसें निकल जाएं। इस जल को बोतल ख में इस प्रकार डालिए कि लोहे की कील पूर्णतः जल में डूब जाए। अब जल की सतह के ऊपर थोड़ा तेल डालकर एक परत बनाइए। चित्र 4.4 ख। जल की सतह पर तेल की परत वायु को जल में घुलने से रोकती है। कांच की बोतल को कसकर बंद कीजिए। कांच की बोतल ग में एक लोहे की कील रखिए और उसमें थोड़ा जल डालिए ताकि लोहे की कील आंशिक रूप से डूबी रहे। इस बोतल को खुला रखिए, इससे लोहे की कील जल और वायु दोनों के संपर्क में आ जाती है, जैसा कि चित्र 4.4 ग में दर्शाया गया है। ये देखिए बच्चों, ये धागा है, लोहे की कील है, सिलिका और जल है। ये इस वाले ख में देखिए, ये लोहे की कील है, जल है, इसके ऊपर तेल है। ग में देखिए, लोहे की कील आधी है जल में और आधी ऊपर है, और ये देखिए ऊपर ये धागा है और ये जल। चलिए आगे पढ़ते हैं। सभी कांच की बोतलों को कमरे के तापमान पर रखिए और 8-10 दिनों तक परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए। अपने अवलोकनों को तालिका 4.3 में अभिलेखित कीजिए। तो बच्चों, आपको परिवर्तन इसमें लिखने हैं जो भी उनमें हुए। ये 1, 2, 3 यानी क, ख, ग कांच की बोतलें हैं। तो देखिए, जैसे इसमें जल की उपस्थिति है, नहीं। अगर है तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं। वायु की उपस्थिति है कि नहीं है तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं। इसका अवलोकन आप लिखिए। इसी प्रकार बाकी 2 का भी आपको करना है। इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये देखा गया है कि कांच की बोतल का और ख में लोहे की कीलों पर कोई भूरे रंग का निक्षेप विकसित नहीं होता है। यह अवलोकन क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि कांच की बोतल में लोहे की कील को केवल शुष्क वायु बोतल का अथवा केवल जल बोतल ख के साथ रखने पर भूरे रंग का निक्षेप अथवा कोई मलिनता विकसित नहीं होती है, जबकि कांच की बोतल ग में लोहे की कील पर भूरे रंग का निक्षेप दिखाई देता है। यह दर्शाता है कि निक्षेप के विकसित होने के लिए जल और वायु दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार नम वायु लोहे से बनी वस्तुओं पर भूरे रंग के निक्षेप के विकास के लिए उत्तरदायी है। इस भूरे रंग के निक्षेप को जंग कहते हैं। लोहे से बनी वस्तुओं पर जंग लगने की प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। कई अन्य धातुएं भी वातावरण में खुले में रखे जाने पर मलिन हो जाती हैं। क्या आपने तांबे की वस्तुओं की सतह पर हरे रंग की परत या चांदी की वस्तुओं की सतह पर काले रंग की परत बनते हुए देखी है? जलवायु या अन्य पदार्थों के कारण धातुओं की सतह पर धीरे धीरे ह्रास होना संक्षारण कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लोहे में
जंग लगना एक गंभीर समस्या है। प्रति वर्ष जंग लगने से क्षतिग्रस्त लोहे की संरचनाओं का प्रतिस्थापन अथवा जीर्णोद्धार करने के लिए अत्यधिक मात्रा में धन का व्यय किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। रंग रोगन करना, तेल लगाना, ग्रीस लगाना, लोहे पर जिंक धातु की सुरक्षात्मक परत चढ़ाना, जिसे कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अग्रिम कक्षाओं में आप इसके विषय में जानेंगे। बच्चों, यह एक रोचक तथ्य है। ये देखिए, यह लौह स्तंभ है जो कि दिल्ली में स्थित है। रोचक तथ्य, प्राचीन भारत का अद्भुत धातु विज्ञान। 1600 वर्ष पूर्व दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ। यह लगभग 8 मीटर ऊंचा है और इसका वजन लगभग 6000 किलोग्राम से भी अधिक है। इस लौह स्तंभ के विषय में रोचक तथ्य यह है कि इतने वर्षों तक वायु, वर्षा एवं प्रतिकूल जलवायवीय परिस्थितियों का सामना करने के पश्चात भी इसमें जंग नहीं लगा है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह इस प्रकार से निर्मित है कि यह जंग प्रतिरोधी है। यह भारत के धातु प्रौद्योगिकी के विकसित कौशल को दर्शाता है। 4.3 वायु और जल का अन्य धातुओं पर प्रभाव। क्रियाकलाप 4.6 आइए अन्वेषण करें। निदर्शन क्रियाकलाप। शिक्षक इस क्रियाकलाप को प्रदर्शित कर सकते हैं। सावधानी देखिए बच्चों, विद्यार्थियों को सुरक्षात्मक ऐनक पहनने और क्रियाकलाप स्थान से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का परामर्श दिया जाता है। यानी कि बच्चों, आपको सुरक्षात्मक चश्मे पहनने हैं जिससे कि आपकी आंख पर कोई चिंगारी या कोई तेज रोशनी ना जाए, और साथ ही आपको उचित दूरी बना के रखनी है, अन्यथा आपके कपड़ों में भी चिंगारी लग सकती है। लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम की रिबन लीजिए। इसे रेगमाल के टुकड़े से रगड़कर साफ कीजिए। इसे चिमटे से पकड़िए, दूसरे सिरे को स्पिरिट लैंप या मोमबत्ती का उपयोग करके जलाइए। चित्र 4.5। मैग्नीशियम रिबन को जलने दीजिए। आपने क्या अवलोकन किया? आपने अवलोकन किया होगा कि मैग्नीशियम रिबन आंखों को चौंधियाने वाली सफेद ज्वाला के साथ जलता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसे वॉच ग्लास पर एकत्रित कीजिए। यह चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यह मैग्नीशियम और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है। इस श्वेत चूर्ण में कुछ बूंदे गर्म जल की डालिए। इसे अच्छी तरह से हिलाइए और इसकी प्रकृति की जांच कीजिए। अध्याय पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन का स्मरण कीजिए। पता लगाइए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। आप किसी भी अम्ल क्षार का सूचक का प्रयोग कर सकते हैं। इस विलयन का नीले और लाल लिटमस पत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये देखिए बच्चों, यह नीला लिटमस पत्र है और यह वाला लाल लिटमस पत्र है। और ये देखिए, ये जो गोल गोल है ये वॉच ग्लास है। आप अवलोकन करेंगे कि यह लाल लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित कर नीला कर देता है। चित्र 4.6। अतः यह क्षारीय प्रकृति का है। प्रायः धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हम मैग्नीशियम रिबन के जलने के विषय में अग्रिम अध्याय हमारे आसपास के परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक में चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखने से यह नमी और वायु के संपर्क में नहीं आता है। क्या आप इसके ऑक्साइड की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आइए अब कुछ ऐसे पदार्थों की चर्चा करें जो धातुओं की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। 4.4 पदार्थ जो वायु और जल में धातुओं से भिन्न व्यवहार करते हैं। क्रियाकलाप 4.7 आइए प्रयोग करें। निदर्शन क्रियाकलाप। ये देखिए बच्चों, यह उदहन चम्मच है। शिक्षक द्वारा इस क्रियाकलाप का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। सावधानी क्या है इसमें देखते हैं। यह क्रियाकलाप धूम छत्र में या खुले क्षेत्र में किया जाना चाहिए। सल्फर के जलने से उत्पन्न गैस श्वास के साथ ग्रहण करने पर हानिकारक हो सकती है। तो बच्चों, आपको इसको किसी कमरे के अंदर नहीं करना है, या तो आप कहीं छत पे कीजिए या खुले स्थान पर। एक उदहन चम्मच में अल्प मात्रा में सल्फर चूर्ण लीजिए। उदहन चम्मच एक लंबे हत्थे वाला धातु का चम्मच है जिसका उपयोग पदार्थों को सुरक्षित रूप से गर्म करने और जलाने के लिए किया जाता है। चित्र 4.7 का
यदि उदहन चम्मच उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी बोतल के धातु के ढक्कन को ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेटकर इसे चित्र 4.7 ख में दर्शाए अनुसार बना सकते हैं। सल्फर को ज्वाला पर गर्म कीजिए। इसके जलते ही उदहन चम्मच को गैस जार या कांच की गिलास में स्थानांतरित कीजिए। चित्र 4.7 ग गैस जार या कांच के गिलास को ढक्कन से ढक दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि बनने वाली गैस बाहर ना निकले। 3-4 मिनट पश्चात ढक्कन हटाकर उदहन चम्मच को बाहर निकालिए। गैस जार में थोड़ी मात्रा में जल डालकर शीघ्रता से पुनः ढक्कन लगाइए और गैस घोलने के लिए इसे हिलाइए। अध्याय पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन का स्मरण कीजिए। अम्ल क्षार सूचक का उपयोग कर जांच कीजिए कि गैस जार में जल डालने के पश्चात प्राप्त विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है। आप क्या अवलोकन करते हैं? आप अवलोकन करेंगे कि यह अम्लीय प्रकृति का है। चित्र 4.7। ये देखिए बच्चों, सल्फर का जलना। धूम छत्र क्या होती है? एक वायुदार क्षेत्र जिसका उपयोग प्रयोगशाला में हानिकारक धुएं, गैसों, वाष्प एवं धूल को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने हेतु किया जाता है। वायु यानी ऑक्सीजन में सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर जल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को घोलने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। क्या सल्फर जल में उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे धातुएं करती हैं? ये देखिए, नीला लिटमस, लाल लिटमस वॉच गिलास, लिटमस पत्र के द्वारा विलयन का परीक्षण। ये देखिए, आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 4.8, आइए अन्वेषण करें। कांच के गिलास में थोड़ा सल्फर चूर्ण लीजिए, इसमें अल्प मात्रा में जल डालिए। आप क्या अवलोकन करते हैं? आप अवलोकन करेंगे कि जल में सल्फर डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। सल्फर और फास्फोरस जैसे पदार्थ धातुओं की तुलना में वायु और जल के साथ भिन्न व्यवहार करते हैं। फास्फोरस को जल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि फास्फोरस वायुमंडलीय वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। ये पदार्थ सामान्यतः दिखने में नरम और द्युतिहीन होते हैं। वे ना तो आघात वर्धनीय होते हैं और ना ही तन्य होते हैं और ना ही ध्वनिक होते हैं। वे ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इन्हें अधातु कहा जाता है। इनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन इत्यादि कुछ अन्य अधातुएं हैं। प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, रबड़ और कागज जैसी सामग्रियों को अधातु समझने का भ्रम नहीं किया जाना चाहिए। इन सामग्रियों को धातु या अधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है क्योंकि वे तत्व नहीं हैं। गहन चिंतन देखते हैं बच्चों। वे पदार्थ जिन्हें तत्व कहा जाता है उन्हें धातु और अधातु की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तत्व वह पदार्थ हैं जिसे और अधिक पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं। ये तत्व सभी पदार्थों की मूल निर्माण इकाई हैं। कुछ तत्व प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं जबकि अन्य तत्व जो प्रकृति में विद्यमान नहीं होते हैं वे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। आप उच्चतर कक्षाओं में इन तत्वों के विषय में अधिक अध्ययन करेंगे। 4.5, क्या अधातुएं दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है? धातुओं के विशिष्ट गुणों यथा द्युतिमय प्रकृति, ऊष्मा एवं विद्युत चालकता और अधिक सुदृढ़ता के कारण प्रायः अपने दैनिक जीवन में आप उनका अवलोकन करते होंगे। तथापि इससे आपके मन में यह अवधारणा नहीं आनी चाहिए कि अधातुएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। हम श्वास के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यह एक अधातु है और इसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। क्या आप ऑक्सीजन के किसी अन्य उपयोग के बारे में सोच सकते हैं? कार्बन दैनिक जीवन में उपयोगी है क्योंकि यह सभी जीवों की निर्माण इकाई है। यह प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख घटक है जो ऊर्जा और विकास के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों और अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है। यह पौधों की वृद्धि के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग प्रायः जल शोधन में किया जाता है। आयोडीन एक अधातु है एवं इसका विलयन घावों पर रोगाणु रोधक के रूप में प्रयुक्त होता है। विज्ञान एवं समाज, क्या आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में अनेक धातुएं और मिश्रित धातुएं पात्रों और उपकरणों के रूप में उपयोगी हैं? मिश्रित धातुएं दो अथवा दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से अथवा एक धातु एवं एक अधातु के मिश्रण से बनाई जाती है। यह आधुनिक तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण है और
लगभग प्रत्येक उद्योग में आवश्यक हैं। कुछ विशेष धातुओं का उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है, जैसे जर्कोनियम। कुछ धातुओं का वांतरिक्ष वायु अंतरिक्ष में प्रयोग किया जाता है, जैसे टाइटेनियम। भारत में अनेक धातुओं का विशेषतः लोहा और एल्युमिनियम का पुनर्चक्रण किया जाता है, ताकि अपशिष्ट को कम कर संधारणीयता में योगदान दिया जा सके। आइए बच्चों, पूरे अध्याय को संक्षेप में समझें। धातुओं और अधातुओं को उनके गुणों के आधार पर विभेदित किया जाता है। प्रायः धातुएं द्युतिमय होती हैं, जबकि अधिकांश अधातुएं द्युतिमय होती हैं। प्रायः धातुएं अघातवर्धनीय और तन्य होती हैं, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं होते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं सामान्यतः कुचालक होती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण के रूप में जाना जाता है। धातुएं और अधातुएं दैनिक जीवन में व्यापक रूप से उपयोगी होती हैं। तो बच्चों, हमने अध्ययन समाप्त किया। हम अध्याय 4 धातुओं और अधातुओं का संसार से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, किस धातु का उपयोग खाद्य पदार्थों के संवेष्टन यानी पैकेजिंग के लिए सामान्यतः किया जाता है? क्योंकि यह धातु सस्ती होती है और इसकी पतली चादरों को सरलता से किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर 4 विकल्प हैं: एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सोना। तो सही विकल्प है एल्युमिनियम। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है? 4 विकल्प हैं: तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, सोडियम। सही उत्तर है सोडियम, उत्तर 4। अगले पे आइए। कारण सहित बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। नंबर 1, एल्युमिनियम और तांबा पात्रों और मूर्तियों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली अधातुओं के उदाहरण हैं। असत्य, एल्युमिनियम और तांबा धातुएं हैं जो चमक और कठोरता जैसे गुणों के लिए जानी जाती हैं। दूसरा, धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती हैं, जिनका विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। उत्तर असत्य है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं और क्षारीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऑक्सीजन श्वसन के लिए एक आवश्यक अधातु है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। आगे चलिए। नंबर 4, तांबे के पात्रों का उपयोग जल उबालने के लिए किया जाता है क्योंकि वे विद्युत के सुचालक होते हैं। असत्य, तांबे के बर्तन का उपयोग पानी उबालने के लिए किया जाता है। ये तो बच्चों सही है, लेकिन क्योंकि वे ऊष्मा के अच्छे संवाहक होते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न 4, आभूषण बनाने के लिए केवल कुछ ही धातुएं उपयुक्त क्यों हैं? उत्तर, आभूषण बनाने के लिए केवल कुछ ही धातुएं उपयुक्त इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे चमक, आघात वर्धनीयता और तन्यता, जो कि आसानी से तार बनाने व आकार देने के योग्य होते हैं। सोना व चांदी जैसी धातुओं में यह गुण पाए जाते हैं जो आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न 5, स्तंभ 1 में दी गई धातुओं और अधातुओं के उपयोगों को स्तंभ 2 में दी गई धातुओं और अधातुओं के अव्यवस्थित नामों से सुमेकित कीजिए। तो बच्चों, ये उपयोग हैं और इधर हैं धातु और अधातुओं के नाम, मगर ये अव्यवस्थित हैं। पहले इनको व्यवस्थित कर लिया जाए। नंबर 1 पे देखिए क्या है। यह है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। नंबर 2 पे क्लोरीन, क्लोरीन। नंबर 3 पे तांबा, यहाँ पे तांबा है। नंबर 4 पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नंबर 5 पे सोना, सोना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपना। क, विद्युतीय तारों में उपयोग। तो कौन सी धातु का उपयोग विद्युतीय तारों में होता है? तांबे का। तो तीसरे का सही उत्तर है तांबा। ख,
प्रबल, आघात वर्धनीय और तन्य, जो कि बहुत आघात वर्धनीय और तन्य है, वो है सोना। नंबर 5, जीव इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से मिला देंगे। जब मृदा में इस उर्वरक को मिलाया जाता है तब पौधे स्वस्थ रूप से वृद्धि करते हैं, वो है नाइट्रोजन। ये तो विकल्प सही है। जल शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन। ये 2 से मैच कर देंगे। देखिए यहाँ पे उत्तर है का 3 तांबा, खा का 5 सोना, गा का 1 ऑक्सीजन, घ 4 नंबर नाइट्रोजन, अंगा 2 क्लोरीन। चलिए प्रश्न 6, क्या होता है जब मैग्नीशियम और सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं? निर्मित उत्पादों की प्रकृति में क्या प्रमुख अंतर होता है? उत्तर, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये देखिए मैग्नीशियम एक धातु है और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आगे देखते हैं, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये देखिए सल्फर एक धातु है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड। निर्मित पदार्थों, यहाँ पे आ की मात्रा है बच्चों। निर्मित पदार्थों की प्रकृति में अंतर, मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में क्षारीय विलयन बनाता है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड जल में अम्लीय विलयन बनाता है। प्रश्न 7 देखिए, निम्नलिखित आरेख को पूरा कीजिए। यह आरेख है बच्चों, आइए यहाँ पर इसको समझ लेते हैं उत्तर में। निम्नलिखित आरेख को पूरा कीजिए। ये खाली जगह यहाँ थी, यहाँ पर है मैग्नीशियम रिबन, वायु और ऊष्मा। ये तीनों का बात मिलके क्या हो जाते हैं? राख। और जब इसमें जल आया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विलयन बना। नीला और लाल लिटमस विलयन अलग अलग मिलाएं। नीले लिटमस के रंग में परिवर्तन, विलयन क्षारीय है। लाल लिटमस के रंग में परिवर्तन तो नीला। आगे चलते हैं प्रश्न 8 पे। आपको निम्नलिखित सामग्रियां दी गई हैं, उनमें से जल उबालने हेतु पात्र बनाने के लिए आप किस सामग्री का चयन सबसे उपयुक्त समझते हैं और क्यों? चर्चा कीजिए। देखिए आपको दी गई हैं जो धातुएं वे हैं पात्र, लोहा, तांबा, सल्फर, कोयला, प्लास्टिक, लकड़ी और गत्ते। तो बच्चों जल को उबालने हेतु पात्र बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है लोहा और तांबा, क्योंकि लोहा और तांबा जैसी धातुएं ऊष्मा की अच्छी संवाहक होती हैं, जो कि जल को उबालने हेतु सबसे उपयुक्त है। प्रश्न 9 पे आ जाइए। आपको लोहे की 3 कीलें दी गई हैं, जिनमें से प्रत्येक क्रमशः तेल, जल और सिरके में डूबी हुई हैं। कौन सी लोहे की कील में जंग नहीं लगेगा और क्यों? उत्तर है, तेल में डूबी लोहे की कील में जंग लगने की संभावना कम होती है, क्योंकि जंग लगने के लिए हवा यानी हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। तेल लोहे की सतह को हवा और नमी के संपर्क में आने से रोकता है, जिससे जंग नहीं लगता है। प्रश्न 10, धातुओं और अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग को उनके विभिन्न गुणों के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है? उत्तर है, धातुओं और अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग को उनके निम्नलिखित गुणों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब देखिए धातु अच्छी विद्युत चालकता होती है तो उनका तार बनाए जाते हैं, विद्युतीय तार बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा। अच्छी ऊष्मता चालकता अगर होती है तो भोजन पकाने के बर्तन बनाए जाते हैं। आघात वर्धनीयता या तन्यता होती है तो चादरें बनाने के काम आते हैं, तार बनाने के और आभूषण बनाने के। यदि मजबूती है तो संरचनाएं, देखिए कई आपके घरों में भी स्टैचू बने होंगे, अच्छी अच्छी मूर्तियां होंगी। अगर किसी धातु में मजबूती है तो उसकी मूर्तियां तक बनाई जाती हैं, संरचनाएं बनाई जाती हैं और उसके उपकरण बनाए जाते हैं यानी औजार। ध्वनि अगर है तो उसकी घंटियां बनाई जाती हैं और यदि चमक है तो सजावट की चीजें बनाने के काम आते हैं। अब अधातु में आ जाएं, कम ऊष्मा चालकता होती है तो हैंडल, जैसे कि लकड़ी में कम ऊष्मा चालकता है तो उसका हैंडल बनता है। भोजन पकाने के बर्तनों के हैंडल बनते हैं और भी चीजों के हैंडल बनाए जाते हैं। गैसीय अवस्था है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए बच्चों हॉस्पिटल में जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत है उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है, ये वो ऑक्सीजन है। उर्वरकों के लिए नाइट्रोजन है। विशिष्ट रासायनिक गुण हो तो क्लोरीन, जो कि जल के शुद्धिकरण के लिए काम आता है, और एंटीसेप्टिक के लिए आयोडीन।
भंगुरता है हल्की व कम मजबूत संरचनाओं के लिए। भंगुरता होती है तो वो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो ये हल्की या छोटी-छोटी संरचनाएँ बनाने के काम आते हैं। चलिए, प्रश्न 11, लोहे को जंग लगने से बचाने के उपायों में से एक है कि उस पर जिंक धातु की एक पतली परत चढ़ाना। क्योंकि सल्फर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो क्या इसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर नहीं, इस उद्देश्य के लिए सल्फर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सल्फर भंगुर होता है और लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु की तरह टिकाऊ, चिपकने वाली सुरक्षात्मक परत नहीं बनाता। सल्फर की परत फट या उखड़ सकती है। चलिए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 12, एक लोहार उपकरण बनाने से पूर्व लोहे को गर्म करता है। इस प्रक्रिया में गर्म करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, एक लोहार उपकरण बनाने से पूर्व लोहे को गर्म करता है, क्योंकि गर्म करने से वह अधिक मुलायम और लचीला हो जाता है। इससे लोहार गर्म लोहे को हथौड़े से पीटकर उसे अपेक्षाकृत आसानी से इच्छानुसार आकार दिया जा सकता है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमने अध्याय 4 धातु और अधातुओं का संसार से संबंधित प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।